स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी इनक्रेडिबल स्टोरी के बारे में जिसने भारतीय बिजनेस का इतिहास ही बदल कर रख दिया। सोचिए, एक लड़का जो सड़क किनारे पकौड़े बेचता था, वो अपनी स्ट्रीट स्मार्ट स्ट्रैटेजीज और गजब के बिजनेस माइंड से एक इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर देता है जिसकी हम और आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। तो चलिए, बिना देरी के डिकोड करते हैं इस सफर को। अब इस सफर के स्केल को जरा ऐसे समझिए। एक तरफ है सिर्फ 300 रुपए की शुरुआती सैलरी और दूसरी तरफ 75,000 करोड़ रुपए का एक मैसिव टर्नओवर। जी हां, 75,000 करोड़। जाहिर है, इतनी बड़ी छलांग कोई रातों रात तो नहीं लग जाती। इसके पीछे एक बहुत ही शार्प विजन था। लेकिन आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये सब शुरू कहां से हुआ। तो कहानी फ्लैशबैक में जाती है 1932 के गुजरात में, चोरवाड़ नाम के एक छोटे से गांव में। मंदिर में मेला लगा था। अब एक आम बच्चा मेले में क्या करेगा, खिलौने मांगेगा, राइट। लेकिन इस बच्चे ने उस भीड़ को एक कस्टमर बेस की तरह देखा। उसने तुरंत अपनी गुल्लक तोड़ी और वही पकौड़े का स्टॉल लगा लिया। मतलब लोकल डिमांड को कैश करने का जो बिजनेस सेंस है ना, वो उनमें बचपन से ही कूट कूट कर भरा था। फिर लाइफ में आया एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। उम्र थी महज 17 साल। जिस उम्र में लोग अपने फ्यूचर को लेकर पूरी तरह कंफ्यूज रहते हैं, इस लड़के को क्लियर था कि गांव में रह के कुछ बड़ा नहीं होने वाला। तो 1950s में उन्होंने यमन जाने का एक बड़ा ही बोल्ड डिसीजन लिया। वहां एक पेट्रोल पंप पर काम करना शुरू किया, जो हमें साफ बताता है कि भाई, अगर ग्रो करना है तो अपना कंफर्ट जोन तो छोड़ना ही पड़ेगा। यमन में ही उनकी दूरदर्शी सोच का एक बड़ा क्लासिक किस्सा है। एक क्लर्क के पास चाय पीने के दो ऑप्शंस थे। या तो सड़क किनारे 10 पैसे की चाय पी लो, या फिर सीधे किसी 5 स्टार होटल में जाके 1 रुपए की। गेस कीजिए उन्होंने क्या चुना? बिल्कुल 1 रुपए वाली महंगी चाय। पर क्यों? क्योंकि वो सिर्फ चाय के पैसे नहीं दे रहे थे, वो इन्फॉर्मेशन खरीद रहे थे। अमीर व्यापारियों के पास बैठकर उनकी बातें सुनना, उनके बिजनेस सीक्रेट्स जानना। उस जमाने में ये एक मास्टर क्लास नेटवर्किंग और मार्केट रिसर्च स्ट्रैटेजी थी। और जानते हैं उस 5 स्टार होटल की नेटवर्किंग का नतीजा क्या निकला? उन्हें पता चला कि यमन में जो चांदी के सिक्के चलते थे, उनमें मौजूद चांदी की असली कीमत उस सिक्के की फेस वैल्यू से कहीं ज्यादा थी। बस फिर क्या था, उन्होंने तुरंत एक मशीन खरीदी, उन सिक्कों को पिघलाया और भारी मुनाफे में चांदी बेचना शुरू कर दिया। ये आइडिया इतना सक्सेसफुल रहा कि पूरे यमन में सिक्कों की कमी हो गई। और इससे पहले कि सरकारी जांच अधिकारी उन तक पहुंचे, 1958 में वो अपना सारा मुनाफा लेकर सेफली भारत लौट आए। अब 1958 में 50,000 रुपए के साथ वो मुंबई तो आ गए, लेकिन यहां मार्केट का सिस्टम बड़ा ही खराब था। बिचौलियों को बुरी तरह निचोड़ा जा रहा था। सूद की फैक्ट्रियां महंगा माल देती थीं और आगे खरीदारों से सस्ता मांगते थे। अब ऐसे में कोई क्या करे? उन्होंने कमाल का जुगाड़ निकाला। अपने जैसे कई व्यापारियों को इकट्ठा किया और उस पूरी ट्रेडिशनल सप्लाई चेन को ही बाईपास कर दिया। सीधा फैक्ट्री से माल उठाया और मुनाफा कमाया। इसे कहते हैं असली आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। अब जाहिर है, जब आप सालों पुराने सिस्टम को तोड़ेंगे तो कुछ लोग नाराज तो होंगे ही। उनके राइवल्स ने एक भ्रष्ट आईएएस ऑफिसर को रिश्वत देकर उनके ट्रेडिंग गोदाम पर ताला लगवा दिया। अब कोई आम इंसान होता तो शायद हार मान लेता, लेकिन उन्होंने अपनी यूनियन से कहा कि सारा माल उठाओ और सीधा उसी आईएएस ऑफिसर के घर के ठीक सामने डंप कर दो। और वो भी ठीक उस समय जब वहां बड़े वीआईपी आने वाले थे। अपनी नौकरी जाने के डर से उस ऑफिसर ने कुछ ही मिनट में ताला खुलवा दिया। ये वाकया दिखाता है कि वो प्रेशर में कभी झुकने वालों में से नहीं थे। उनका यही स्ट्रीट स्मार्ट और निडर एटीट्यूड टेक्सटाइल बिजनेस में उनके बहुत काम आया। 1966 में गुजरात के नरोदा में उन्होंने अपनी मिल शुरू की और जन्म हुआ विमल ब्रांड का। उन्होंने एक्सपोर्ट लाइसेंस के सरकारी नियमों को इतनी चालाकी से नेविगेट किया कि 1973 में कंपनी का नाम रिलायंस रखने के बाद देखते ही देखते 1977 तक 70 करोड़ रुपए का एक मैसिव टर्नओवर अचीव कर लिया। हालांकि राइवल्स अभी भी शांत नहीं बैठे थे। उन्होंने थोक व्यापारियों को धमकाना शुरू कर दिया कि कोई भी विमल का कपड़ा नहीं खरीदेगा। इस मोनोपोली को तोड़ने के लिए उन्होंने पूरे देश का दौरा किया और छोटे रिटेलर्स को एक ऐसा ऑफर दिया जिससे ठुकराना लिटरली नामुमकिन था। उन्होंने कहा, अगर नुकसान हो तो मेरे पास आना, और अगर मुनाफा हो तो अपनी जेब में रखना। जीरो रिस्क। इस एक मास्टर स्ट्रोक का कमाल देखिए। सिर्फ एक ही दिन में पूरे देश में विमल के 100 शोरूम खुल गए। अमेजिंग, राइट? फिर 1978 में उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने इंडियन कॉर्पोरेट हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। आजाद भारत का पहला ऐसा विशाल आईपीओ लॉन्च हुआ जिसने आम जनता को सीधे मुनाफे का हिस्सेदार बनाया।
उस दौर में जब शेयर मार्केट के बारे में लोग बहुत कम जानते थे, उन्होंने 58,000 निवेशकों का जो भरोसा जीता, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। और ये भरोसा समय के साथ इतना ज्यादा बढ़ गया कि 1986 तक उनकी एनुअल शेयर होल्डर मीटिंग में करीब 30,000 लोग आने लगे। मतलब बॉम्बे का कोई भी हॉल इतना बड़ा नहीं था जो इस भीड़ को संभाल सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्हें अपनी मीटिंग एक खुले स्टेडियम में करवानी पड़ी। कॉर्पोरेट दुनिया में ऐसा क्रेज पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। बिजनेस तो आसमान छू रहा था, लेकिन 1986 में ही उन्हें एक बहुत बड़ा पर्सनल सेटबैक लगा। उन्हें एक सीवियर हार्ट अटैक और स्ट्रोक आया, जिसकी वजह से उनका दाहिना हाथ पैरालाइज हो गया। सिचुएशन बहुत क्रिटिकल थी, लेकिन उनका वो फौलादी अनुशासन देखिए। अस्पताल में जैसे ही होश आया, उन्होंने पूरी दृढ़ता के साथ अपने बेटे मुकेश से बस इतना कहा, चिंता मत करो बेटा, मैं सब ठीक कर दूंगा। और उन्होंने किया भी। लगातार 3 महीने की सख्त एक्सरसाइज और डाइट से उन्होंने तेजी से रिकवरी की। बीमारी के आगे घुटने न टेकने की जिद ने कंपनी को एक नए गोल्डन एरा में पहुंचा दिया। काम की स्पीड कम होने के बजाय और बढ़ गई। 1992 में ये ग्लोबल मार्केट से फंड जुटाने वाली पहली इंडियन कंपनी बन गई। फिर 1995-96 में टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री ली और 1998 से 2000 के बीच तो गुजरात के जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी ही खड़ी कर दी गई। मतलब रुकना तो उन्होंने जैसे सीखा ही नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे कि इस इंसान ने पक्का दिन रात काम किया होगा। वेल, सरप्राइजिंगली ऐसा नहीं था। इस विशाल एम्पायर के पीछे एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल था। वो दिन में 10 घंटे से ज्यादा काम बिल्कुल नहीं करते थे। और एक और दिलचस्प बात, कोई भी नया बिजनेस वेंचर शुरू करने से पहले वो अपनी पत्नी कोकिलाबेन से सलाह जरूर लेते थे। ये साफ दिखाता है कि इतनी बड़ी सक्सेस के लिए लाइफ में बैलेंस और सही एडवाइस का होना कितना जरूरी है। अगर हम इस पूरे सफर को एक फ्रेम में रखकर देखें तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। साल 2002 में जब उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा, तब तक खाली हाथ पकौड़े बेचने वाला वो लड़का 75,000 करोड़ रुपए की एक फॉर्च्यून 500 कंपनी का लेजेंडरी आर्किटेक्ट बन चुका था। जीरो से लेकर यहां तक का ये सफर वाकई में हिम्मत, सही स्ट्रैटेजी और मौकों को सही समय पर पहचानने की एक अनबिलीवेबल कहानी है। इस असाधारण कहानी से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, जब पुराने नियम आपके खिलाफ हों तो नए नियम बना डालो। मुश्किलों को इतने बड़े पैमाने की सफलता में बदलते हुए देखकर एक बड़ा सवाल जहन में आता है, आज की इस मॉडर्न दुनिया में ऐसी कौन सी असंभव लगने वाली बाधाएं हैं जिन्हें हम केवल खेल के नियमों को बदलकर हमेशा के लिए पार कर सकते हैं? सोचिएगा जरूर।